गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रीति कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के चौथे चैप्टर को आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। उस चैप्टर का नाम है जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग का यही चैप्टर होगा और हम लोग आज इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि संसार के सभी जनजातियों में आर्थिक संगठन का संबंध अपने सीमित साधनों के द्वारा आजीविका की आवश्यकता को पूर्ति करने से होती है ना। संसार की जितने भी जनजाति हैं उन सभी का आर्थिक संगठन का संबंध सिर्फ सीमित साधनों द्वारा आजीविका की आवश्यकता को पूर्ति करने से होती है ना। आजीविका मतलब होता है कि हम वैसे वस्तु का संग्रहण करते हैं जिसके द्वारा हमारी जीविका चलती है ना। मतलब कि हम जिस चीज़ को ग्रहण करके हमारा जीवन चल पाए। अब ऐसे हमारे बहुत सारे वस्तु होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मूलभूत आवश्यकताएं। तो उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिसके हम पूर्ण करें, है ना, वही हमारा आर्थिक संगठन होता है। ठीक है, एक और उनकी प्रत्येक आर्थिक क्रिया परंपरागत नियमों तथा सामूहिकता की भावना से प्रभावित करती है ना। एक और उनकी प्रत्येक आर्थिक क्रिया परंपराओं के नियमों को सामूहिकता की भावना से भी प्रभावित करती है। ठीक है, जो आर्थिक क्रिया होती है वो परंपरागत कार्य से भी होती है। जैसे हम देखें तो जो हम लोग के पूर्वज जो कार्य करते आ रहे हैं उसी कार्य के माध्यम से हम अपनी आजीविका को भी पूरा करते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए, यदि एक हलवाई है तो उसका परंपरागत कार्य क्या है? मिठाई बनाना, है ना, मिठाई सेल करना और दूसरे के घर में जाकर भोज्य पदार्थ को तैयार करना। तो इन क्रियाओं जो होती है वो वर्तमान की नहीं है। वो आपका देखिए तो जो मनुस्मृति काल था ना, उस मनुस्मृति काल में ही जब जातियों का वर्गीकरण किया गया था तो उसके द्वारा, है ना, ये परंपरा चली आई थी कि जो जाति जिस प्रकार के कार्य करेंगे वही उनका परंपरागत कार्य होगा और उसी के द्वारा वे अपनी आजीविका प्राप्त करेंगे। तो उसी प्रकार से जनजातियों में भी है। जनजातियों जो होते हैं ना, तो जनजातियों में भी जो है कि उनका किसी का कृषि कार्य है, किसी का शिकार करना है, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग तरह से हम ये देख सकते हैं कि जनजातियों में जो होता है अपनी आर्थिक संग्रहण करने के लिए वो अपने परंपरागत कार्यों से ही अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तथा सामूहिकता की भावना से प्रभावित होते हैं। सामूहिकता कहने का मतलब है कि हम देखें तो बहुत सारे जनजाति होते हैं ना, वे एक समूह में रहकर और अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे यदि हम देखें तो जब व्यक्ति शिकार करने जाता है तो कोई शिकार एक या दो व्यक्ति नहीं करते, उसके लिए हम देखें तो पूरा एक समूह जाता है, 10, 12, 15 की संख्या में, है ना। तो उस जब शिकार करते हैं तो जब किसी जीव का शिकार होता है तो उसको सभी में बांटा जाता है बराबर बराबर और उसके माध्यम से वे अपनी आजीविका को वो पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए तो आर्थिक जो संगठन होता है वो आपको सामूहिकता की भावना को भी प्रभावित करता है ना। इसीलिए एक व्यक्ति अकेला कभी किसी कार्य को संपन्न नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप अब देखिए और आगे बताता है कि स्वयं सामाजिक संगठन को एक ऐसा रूप देने का प्रयत्न किया जाता है जिससे सीमित आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके, है ना। जबकि जो स्वयं सामाजिक संगठन को एक ऐसा रूप देने का प्रयत्न किया जाता है जिससे सीमित आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके, है ना। अर्थात यदि स्वयं व्यक्ति खुद का अकेला है तो उसको भी एक साधन दी जाती है आर्थिक, है ना, जिससे वो अपनी
आवश्यकताओं को पूरा कर सके और वो उपयोग भी कर सके। ठीक है, तो कहता है कि यही कारण है कि जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संगठन का इतिहास इसके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से सदैव जुड़े रहते हैं, है ना। इसी वजह से मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की वजह से जो है आर्थिक रूप से और आर्थिक संगठन का इतिहास और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से सदैव जुड़े रहते हैं। मतलब कि अपनी आवश्यकताओं को, अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, है ना, वे एक दूसरे से संगठित में रहते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है जब तक समूह में नहीं रहेंगे, है ना। यदि हम देखें तो जब आदिवासियों का विकास हो रहा था तो वहाँ पे यही था, जब समूह में आए तब जाकर व्यक्ति अपने कार्यों को, अपनी आवश्यकताओं को सामूहिक रूप से पूरा किए और आज के समय में ये सभ्य समाज में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जनजातियों का जीवन बहुत परंपरागत होने का भी परिणाम है, जिसके आर्थिक क्रियाओं में भी आर्थिक जटिलता नहीं पाई जाती, है ना। यदि हम देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूपों में जो इनका जीवन होता है बहुत ही परंपरागत होता है। परंपरागत मतलब पहले से चली आ रही जो क्रियाएं होती है उसी के द्वारा वह किया करते हैं, है ना, परंपरागत। ठीक है, ट्रेडिशनल वर्क। उस परंपरागत कार्यों के द्वारा ही अपनी अर्थव्यवस्था, अपने आर्थिक संगठन, है ना, तथा अपने सांस्कृतिक जीवन से सदैव रूप से वे जुड़े रहते हैं। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जनजातियों का जीवन बहुत परंपरागत होने का ही परिणाम है कि उनके आर्थिक क्रियाओं में भी आर्थिक जटिलता नहीं पाई जाती। यद्यपि कुछ मानव शास्त्रियों ने जनजातियों के आर्थिक पिछड़ेपन के उनकी प्रजाति भिन्नता का आधार पर स्पष्ट किया था, है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जनजातियों के किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया था, है ना, भौगोलिक आधार से, सांस्कृतिक आधार से, है ना, आर्थिक आधार से, सांस्कृतिक आधार से। ठीक है, और जो जिनका विकास नहीं हो पाया था उस आधार से भी। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो उनको वर्गीकृत किया गया था, है ना। और कहता है कि कुछ मानव शास्त्रियों ने जनजातियों के आर्थिक पिछड़ेपन के उनकी प्रजाति भिन्नता को भी स्पष्ट किया था। प्रजाति मतलब जो मनुष्य के प्रकार है ना, तो उस मनुष्य के प्रकारों में भी उनका वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, जैसे हम लोग देखे हैं तो मंगोलाइड है, एस्ट्रोलाइड है, आर्यद है ना, शीतल द्रव्य है। तो इस तरह से भी उनका वर्गीकृत किया गया था और उनमें भी देखा गया था कि किस प्रजाति के लोग अच्छे अपने जीवन का विकास कर रहे हैं और कौन जो है थोड़ी विकास की जो स्पीड है वो कम है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वास्तविकता यह है कि जनजातियों के आर्थिक संगठन की विशेषताएं उनके कठिन प्राकृतिक, पर्यावरण एवं भौगोलिक पृथक्करण का ही परिणाम है। इस परिणाम से यह देखना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप क्या होता है ना। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें वास्तविकता क्या है ना, इसकी कि प्रकृति जो है वो कठिन है ना। अर्थात हम देखें तो भौगोलिक पृथक्करण का ही परिणाम निकलता है। इस दृष्टिकोण से यह देखना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप क्या है तथा जनजातियों में अर्थव्यवस्था की क्रियाकलाप से संबंधित प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो जो आपके अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप है ना, वो भी आपका अर्थव्यवस्था की क्रिया को अलग अलग रूप से प्रदर्शित करता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि अर्थव्यवस्था का संबंध मुद्रा और कीमतों की व्यवस्था से होता है ना। अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से हम देखें तो मुद्रा और कीमत की व्यवस्था से है ना। मुद्रा मतलब पैसा, धन, संपत्ति
जिसके पास जितना अधिक धन संपत्ति होता है, पैसा होता है, वो अपनी आर्थिक स्थिति से स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है ना। और इसके साथ साथ हम देखें तो कीमतों की व्यवस्था, जो महंगाइयाँ होती हैं, है ना, या सस्ता होती है, तो उसकी भी एक व्यवस्था होती है, उसका भी एक आपका पद्धति होती है ना, कि किस आधार पर किसी भी वस्तु को महंगा लिया जाए, है ना, या सस्ता लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो आपका कीमतों की व्यवस्था के आधार पर होता है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जनजातियों में जो उनका वस्तु होता है वह सस्ता होता है। तो सस्ता होने के पीछे भी रीजन होता है कि वह प्राकृतिक द्वारा बना हुआ था, लेकिन जो अपने खुद से बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका कीमत थोड़ा अधिक होता है ना। जैसे यदि आप देखे होंगे, जो अब जिस फसल का, है ना, सीजन होता है, उस सीजन में उस फल का, उस फसल का, उस सब्जी का कीमत कम होती है, लेकिन वही फल, वही सब्जी जब वह अलग सीजन में मिलता है तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है ना। तो ये व्यवस्था जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हम देखें तो कीमत व्यवस्था से ही निर्धारित करती है। ठीक है। इस दृष्टिकोण से आदिवासी समाजों में मुद्रा और कीमतों के अधिक महत्व न होने के कारण उनमें किसी आर्थिक व्यवस्था जैसे विशेषता होने का दावा नहीं किया जाता। और जनजातियों में क्या है कि मुद्रा और कीमतों का कोई विशेष महत्व नहीं होता, वहाँ पे समूह होता है और सामूहिक दृष्टिकोण से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और वहाँ पे वस्तु विनिमय होता है। इसलिए हम देखें तो मुद्रा और कीमत का कोई अस्तित्व जनजातियों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे बस वस्तु विनिमय होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, या फिर कार्य भी करना हुआ तो एक दूसरे से ही वे क्या करते हैं, अपनी कार्य उसको उसका कर लेते हैं और उसका उससे अपना कार्य करवा लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो उनकी कार्य है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, कहता है कि यह धारणा उसी प्रकार भ्रमपूर्व है जैसे कि धारणाओं के बिना राज्य के राजनीतिक को नहीं हो सकती, है ना। अर्थात यदि हम कहते हैं कि जो मुद्रा है और कीमत है उसकी व्यवस्था जनजातियों में नहीं है, तो और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, समाजशास्त्री कहते हैं, मानव शास्त्री कहते हैं कि ये एक भ्रमपूर्व है ना, ये एक भ्रम है, एक काल्पनिक है कि बिन मुद्रा और कीमतों की व्यवस्था के बिना इनकी आवश्यकता पूर्ण होती है। ठीक है, लेकिन समय होता है, एक समय था जिसका मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में मुद्रा और कीमतों का बहुत अधिक महत्व बढ़ चुका है। ठीक है, तो वास्तव में यह धारणा उसी प्रकार भ्रमपूर्ण है। ठीक है, जिस तरह से राज्य में राजनीतिक नहीं हो, है ना, ऐसा राज्य जहाँ पे राजनीतिक नहीं हो, ऐसा क्या हो सकता है, बताइए, नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से कहता है कि जनजातियों में ऐसा भी नहीं है कि आपका मुद्रा कीमत का नहीं है ना, उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, अर्थात कोई भी राज्य है तो वहाँ पर राजनीतिक होंगे, और राजनीतिज्ञ करने वाले ही जो होते हैं उस राज्य के कार्यभार को संभालते हैं, देखते हैं, है ना। आदिवासी समाज में अर्थव्यवस्था का स्पष्ट रूप विद्यमान है तथा इसका संबंध एक विशेष पर्यावरण में सीमित साधनों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति से है ना। संसार में कोई समूह चाहे कितना भी आदिवासी अथवा सभ्य हो, उसकी कुछ आधारभूत आवश्यकताएं अवश्य होती है ना। कहता है कि संसार में कोई कोई समूह चाहे कितना भी आदिवासी सभ्य हो, है ना, कितना हो पुरानी हो, लेकिन फिर भी उसकी आधारभूत आवश्यकताओं को होती ही है ना, और कंपलसरी है। हर व्यक्ति का अपना मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। तो कपड़ा के लिए भी हमें मार्केट के में पैसा की आवश्यकता होती है, रोटी चाहिए तो उसके लिए भी हमें पैसा की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई कितना हो आदिवासी अथवा सभ्य हो, है ना, उसकी अपनी मूल आवश्यकता होती ही है, और वो अपने आवश्यकता को पूरा करता ही है ना। देखिए, कहता है कि भोजन, वस्त्र और आदिवासी इसी तरह से की आवश्यकताएं हैं।
ठीक है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जो प्रयुक्त करता है उन्हीं के संगठन को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। और जो ये अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है ना, और पूरा करने का जो प्रयत्न भी करता है जो मनुष्य, उसी के संगठन को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अर्थात हम लोग देखें ना कि धन संपत्ति, मुद्रा, पैसा, ये है क्या है, ये आपका इकोनॉमिकल है, अर्थव्यवस्था है। तो जो इसकी आवश्यकता का पूरा होता है ना, मूलभूत, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है। देखिए मजूमदार और मदान क्या बोलते हैं कि जीवन के दिन प्रतिदिन की अधिकतम आवश्यकताओं को कम से कम प्रयत्नों के द्वारा पूरा करके मानवीय संबंधों तथा मानवीय प्रयत्नों को नियमित और संगठित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है। अर्थात दिन प्रतिदिन की हमारी जो आवश्यकता होती है, या फिर उसमें जो कम हो या अधिक हो, है ना, उसके पूरा करना मानवीय संबंधों तथा मानवीय प्रयत्नों के नियमित और संगठित करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखिए क्या कहता है कि अपनी असीमित आवश्यकताओं में से सीमित साधनों के द्वारा अधिक से अधिक आवश्यकता को पूरा करने के संगठित प्रयत्नों को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अर्थात हमारी जो असीमित आवश्यकता है उसमें जो सीमित हमारे जो मतलब बहुत अधिक आवश्यकता है, उसको अधिक से अधिक आवश्यकता को पूरा करना ही हमारे क्या कहलाता है, आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है। दूसरा है राल्फ पेंडिंगटन महोदय जो है वो क्या कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था जिसका उद्देश्य लोगों के भौतिक आवश्यकता को संतुष्टि करना होता है, उत्पादन को संगठित करके वितरण पर नियंत्रण रखने तथा एक समुदाय में लोगों का स्वामित्व संबंधी अधिकारों और दावों का निर्धारण करने से संबंधित होता है। ठीक है। अर्थात कहता है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था जिसका उद्देश्य लोगों को भौतिक आवश्यकता को संतुष्ट करता है ना, मतलब जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूरा करना और उसका संतुष्टि होना जो है वो आपका आर्थिक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है। और उत्पादन को संगठित करके वितरण तथा नियंत्रण रखने और समुदाय में लोगों को स्वामित्व संबंधी अधिकार और दावों का निर्धारण करने से संबंधित होता है। ठीक है। विलियंस और हाइजर महोदय जो है वो कहते हैं कि आर्थिक संगठन उन व्यवहारों का प्रतिमानों संगठन है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित होता है ना। अर्थात आर्थिक संगठन जो है व्यवहारों के प्रति मानित संगठित होते हैं। ठीक है। और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विवरण और उपभोक्ता से संबंधित भी होते हैं, मतलब सेवा से भी होता है, उत्पादन से होता है, और वितरण से भी उपभोग के माध्यम से संबंध होता है। ठीक है। रुथ बुंजेल है ना, उनका मानना है कि भौतिक अस्तित्व की समस्या से संबंधित व्यवहार के संपूर्ण संगठन का नाम ही अर्थव्यवस्था है ना। भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता मतलब जो हमारी आवश्यकता है उनका संबंध व्यवहार संपूर्ण संगठन का नाम ही अर्थव्यवस्था है। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि शरीर की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित समस्त क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है ना। अर्थात हमारी जो बॉडी है, जो हमारी शरीर है, उस शरीर को मेंटेनेंस रखने वाली आवश्यकता को पूर्ति करना ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अर्थात यदि शरीर में हम भोजन ना दें, वस्त्र ना दें, है ना, तो क्या होगा, ये शरीर फिर नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये नष्ट होने से बचाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। लूसी मेयर देखिए क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का संबंध उन समस्त कार्यकलापों से है जिसमें लोग अपने
और अभौतिक दोनों प्रकार के साधनों की व्यवस्था करते हैं और जिनके विभिन्न उपयोगों में से कुछ के लिए इसलिए चुनते हैं जिससे परस्पर विरोधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के समुचित बंटवारा किया जा सके, है ना। अर्थात जो समस्त कार्यकलाप है, जैसे हम देखें तो भौतिक या अभौतिक दोनों को साधनों की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, और उनके विभिन्न उपयोगों में से कुछ के लिए चुनते हैं जिससे परस्पर विरोधी संबंधों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों की समुचित बंटवारा की जा सके, ठीक है। परिभाषा से स्पष्ट होता है, देखिए कहता है कि परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के व्यवहार और क्रिया करता है। सही बात है, हम जीवित रहने के लिए तो ये सारा कार्य करते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं या कृषि कार्य कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हम जीवित रहने के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जीवित रहने के लिए जिन क्रियाओं को हम लोग करते हैं वो क्रियाएं जो है आपकी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखिए तो जनजातीय आर्थिक संगठनों की कुछ सामान्य विशेषताएं, कुछ विशेषताएं दी हैं कि जो इनके आर्थिक संगठन है किस प्रकार से होती है उसकी विशेषताएं। तो देखिए आपका डॉक्टर मजुमदार गुहा है, अनेक विद्वानों ने इसकी विशेषता को बताया। तो इसमें पहला देखिए बताते हैं कि प्रकृति पर निर्भरता होते हैं, है ना। जो जनजाति होते हैं वे प्राकृतिक पर निर्भर होते हैं, चाहे वे जो उनके अर्थव्यवस्था का संबंध है ना, चाहे कृषि में हो या शिकार में हो, दस्तकारी में हो, जनजातियों का जीवन आज भी मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो जीवन पद्धति है वो पूरी तरह से, है ना, प्राकृतिक से घिरा हुआ है, प्राकृतिक से हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चाहे वह शिकारी हो, है ना, या दस्तकारी हो। दस्तकारी मतलब क्या होता है, हाथकरघा, हाथ से बनाया हुआ, जैसे चटाई बनाते हैं जनजाति लोग, झाड़ू बनाते हैं, है ना, और सूप बनाते हैं, ठीक है, बास्केट बनाते हैं, डलिया, और फैन, हैंड फैन जिसको बेना बोलते हैं वो भी बनाते हैं, है ना। और भी बहुत सारे बांस के वस्तुएं जो हैं वे तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वे जो है वस्तु आपका दस्तकारी में ही आते हैं, ठीक है। और हम देखें तो जनजातियों का जीवन आज भी प्रमुख रूप से प्राकृतिक पर निर्भर करता है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो जनजाति हैं वो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं। दूसरा देखें, धर्म और जादू टोना में महत्व होता है ना। मजुमदार का कथन है कि अर्थव्यवस्था धार्मिक और जादुई तत्वों से बहुत घुली मिली होती है ना। जनजातियों किसी भी आर्थिक क्रिया को करते समय अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य अथवा जादुई क्रियाओं की सहायता लेते हैं, ठीक है। जनजातियों में क्या होता है, जादू टोना होता है, भूत प्रेत जानते ही हैं, है ना। बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, वन की पूजा, पत्थर की पूजा, आकाश की पूजा, बादल की पूजा, सभी चीज़ की पूजा करते हैं। और तबीयत खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है तो जादू टोना करते हैं, है ना। नेक्स्ट है उपभोग के लिए उत्पादन, है ना। जनजाति की अर्थव्यवस्था में किसी भी आर्थिक क्रिया का संबंध उपभोक्ता का से होता है, संचय अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा एवं न्यूनतम उपयोग, अर्थात जो मुद्रा का है ना उपयोग यहाँ पे बहुत कम होती है, यहाँ पे अधिकतर होता है आपका वस्तु विनिमय, है ना। बैटर सिस्टम होता है, समझ रहे हैं, मतलब कि अपनी वस्तुओं को आदान प्रदान के माध्यम से वो अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। मुद्रा का बहुत कम यूज़ होता है, विशेषीकरण के अभाव होता है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे हर व्यक्ति हर कार्य के लिए परिपूर्ण होते हैं, संपन्न होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही व्यक्ति जो होता है ना वो सारे कार्य को कर सकता है, ठीक है। सामूहिकता, अर्थात हम जनजातियों में देखें तो अर्थव्यवस्था में सामूहिक और सहकारिता का प्रमुख गुण होता है ना। सामूहिक हो रहकर अपने सभी कार्यों को करते हैं
और सहकारिता मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जनजातियों के उपयोग में और विनिमय भी अक्सर सामूहिक आधार पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्थिरता, स्टेबिलिटी, है ना, अर्थात शिफ्टिंग कल्चर और जमीन खोदने आदि साधनों को ही हम अपने अधिक उपयोग समझती है ना। स्थानांतरण कृषि मतलब कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, है ना, इस तरह से जो होता है शिफ्टिंग खेती होती है, स्थानांतरित कृषि। और एक होता है सीढ़ी नुमा खेती, तो सीढ़ी नुमा क्या होता है, पहाड़ों पे होती है, तो वो सीढ़ी नुमा जो होता है ना स्थानांतरित नहीं होता, एक ही जगह पे होता है ना। नेक्स्ट है आपका उद्योग का अभाव। जिस जगह जनजाति जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उद्योग धंधे बहुत कम होते हैं, है ना, वहाँ पे अभाव होता है। घरेलू उद्योग जैसे टोकरी बनाना, रस्सी बांटना, है ना, चटाई बर्तन बनाना और सूत काटना, ये प्रमुख उनकी क्रियाएं होती हैं और उसी के माध्यम से अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे इस क्लास को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जनजातियों में जीवन यापन के प्रतिमान, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में इस चैप्टर का, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं जनजातियों के आर्थिक वर्गीकरण, है ना। इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके।